झारखंड ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भूतपूर्व में आयोजित झारखंड पुलिस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर। उसमें हम लोग जो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन। जी हाँ, हम लोग आज के क्वेश्चन जो होंगे हम लोग डिस्कस करने वाले वो सभी के सभी हम लोग क्या करेंगे, जीके वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर ले, ताकि ऐसे ही झारखंड से संबंधित सभी एग्जामिनेशन की अपडेट और इसकी तैयारी करने में आपको हेल्प हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है? कौन सी नदी है जो नासिक की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है? ऑप्शंस आर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सतलज नदी या फिर कावेरी नदी। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी त्रिंबक नामक स्थान से निकलती है जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद मुहाने पर राजामुंदरी के नीचे एक डेल्टा भी बनाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, वहीं कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा कौन है, तो होगा कौन? गोदावरी। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा, तो आंसर क्या होगा? कावेरी। तो का लगा दिया तो का से कावेरी, दक्षिण गंगा है तो का से गोदावरी। ऐसे आपको याद कर लेना है। और बाकी अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी देखिए महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, जो कि सतारा जिले में आती है। सतलज की बात करें तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राकासताल झील से होता है, जो कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। और अगर बात करते कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ताला कावेरी में स्थित ब्रह्मगिरी श्रेणी से होता है। तो ये हो गया सभी नदियों के बारे में, लेकिन इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है और जा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान एक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, ये सवाल में पूछा गया है। जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, वियना ऑस्ट्रिया या ब्रसेल्स बेल्जियम। इस सवाल का सही उत्तर है जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जो कि जकार्ता है, वहीं पर आसियान देशों का मुख्यालय है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है, देखिए ASEAN है। तो A फॉर एसोसिएशन, साउथ ईस्ट, SE से हो गया साउथ ईस्ट, A से हो गया एशियन और N से हो गया नेशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय जकार्ता में होता है और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये सभी देश जो है वो आसियान देश हैं, ठीक है। भारत आसियान में शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 देश जो हैं वो आसियान देशों का ही समूह होता है। इसमें भारत नहीं आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेट्रोलियम से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा संगठन है जो पेट्रोलियम से संबंधित है, वो आपको चुनना है। ओपेक, यूनेस्को, आसियान या UN। तो सबके फुल फॉर्म में अगर हम लोग जाते हैं तो उसी से आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं UN। UN का फुल फॉर्म क्या होता है? UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आसियान का हम लोग देख चुके हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट में लिख रहे हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं एशियन नेशन, ये होता है। यूनेस्को का भी हम लोग डिस्कस किए थे। यूनेस्को का क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ओपेक का क्या होता है? ओपेक का होता है
ऑफ पेट्रोल या पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि ओपेक में क्या है, एक संस्था है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये ऐसे देशों का क्या है, एक समूह है, एक संघ है बोल सकते, जो क्या कर रही है, पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ओपेक होगा इस सवाल का। ओपेक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में बगदाद में हुई थी। इराक की राजधानी बगदाद है, वहाँ पे हुई थी। और उस समय 5 देश जो हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला द्वारा ओपेक की स्थापना की गई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और वर्तमान में इसके 12 देश हैं। देखिए, एक चीज हमेशा आपको ध्यान देना ओपेक के बारे में कि ओपेक का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी में, स्थापना हुआ था 1960 में, ये तो आपको पता ही है, पर जगह याद रखिएगा कि बगदाद में हुआ था। स्थापना बगदाद है, इराक की राजधानी में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, और वहां पे है इसका मुख्यालय। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यूथांड, नेल्सन मंडेला, आंग सान सुकी। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है यूथांड। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में कितने न्यायाधीश यानी कितने जज होते हैं? देखिए, ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये UN की एक, समझ लीजिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक बॉडी है, UN के अंतर्गत ही आती है। तो बोला गया कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें जजों की संख्या कितनी है, इसमें कितने जज होते हैं? 15, 10, 25 या 35? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 15। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी जानना है तो आप ये देख सकते हैं कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है और इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो राष्ट्रों के बीच में समान विवादों को निपटारा करती है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय भी देती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है। यह UN का एक तरह का बोल सकते हैं एक अंग है, एक पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? वो है नीदरलैंड के द हेग में। नीदरलैंड देश में एक जगह है द हेग, वहाँ पे इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945। इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है, वो 9 साल होता है, 9 ईयर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश कृष्णा नदी से लाभान्वित होता है? सिंपली अगर इस सवाल को पूछा जा रहा है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी कौन से राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से गुजर रही है? ऑप्शन क्या क्या है? आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, गुजरात में तो नहीं बहती है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी नहीं बहती, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग, तो दक्षिण में तो आंध्र प्रदेश के क्या आती है? तमिलनाडु आता है, ठीक है, बहुत सारा राज्य आता है, तो इसको भी नहीं कर सकते। सही उत्तर इसके इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। पर क्या एग्जैक्टली यही आंसर होगा जब भी इस तरह का सवाल आएगा? तो नहीं। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा, और भी हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो यही उत्तर होगा क्योंकि ऑप्शन में आपके 2 ही राज्य दिए हैं और इन दोनों राज्यों से ये बहती है। पर सही उत्तर क्या होना चाहिए कि महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और ये होकर के कहाँ सबसे पहले आएगी? कर्नाटका में। कर्नाटका से फिर ये जाती है, ये तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश भी आती है और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं कि कितने राज्यों से बह रही है? एक राज्य हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया कर्नाटका, तीसरा जो है राज्य हो गया अपना आंध्र प्रदेश, चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो ये 4 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मटका ऐसे याद कर सकते हैं आप। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमारे पास जो है इनमें से सबसे सटीक जो विकल्प था वो यही दोनों था, तो आंसर हमको क्या चुनना है? इसी को चुनना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, MTNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये सवाल हूबहू नहीं आया था पिछले
पुलिस के एग्जाम में, झारखंड पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन में आया था कि 2017 या उस समय जो रहा होगा कि एमटीएनएल के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। पर अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन को मैंने जो है चेंज कर दिया और आपको अभी का बताना है कि अभी एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक या बोल सकते प्रबंध निदेशक जो है वो कौन है। के गर्ग, नरेंद्र कुमार यादव, पीके पुरवार और सुनील कुमार। इस सवाल का सही उत्तर क्या है? पीके पुरवार हैं। पीके पुरवार जी एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी जानना है तो आप देख सकते हैं कि एमटीएनएल का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पूरा पुराना नाम क्या है? बॉम्बे टेलीफोन लिमिटेड। उद्योग इसका दूरसंचार है। स्थापना इसकी 1986 में और संस्थापक कौन है? भारत सरकार इसका स्थापना किया था। बाद में क्या है, बीएसएनएल के साथ इसका विलय भी हो गया है। और मुख्यालय जो है महानगर दूरसंचार सदन 9 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय। इसका सर्विसेज कौन कौन से कंट्री में होता है, कौन कौन से देशों में इसका सर्विसेज आपको मिल सकता है? भारत में, मॉरिशस में और नेपाल में। अध्यक्ष एवं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एमडी डायरेक्टर मतलब सीएमडी। अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब हो गया सीएमडी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जैसा बोलना है बोल दीजिए। तो सीएमडी कौन है? पीके पुरवार जी। अगले सवाल पे आता है। अगला सवाल है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह या अमित शाह? सही उत्तर क्या है? राजनाथ सिंह। अमित शाह हमारे क्या कौन मंत्री है? होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? गृह मंत्री। ठीक है। निर्मला सीतारमन कौन सा मिनिस्टर है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री। अरुण जेटली जी अभी है नहीं। और राजनाथ सिंह हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं करता है? यानी इस सवाल में आपसे यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यंत्र है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं करता है? जो नहीं करता है वही हमारा उत्तर होगा। और ये भी जानेंगे इस सवाल में एक्स्ट्रा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारे पृथ्वी में क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या एक तरह का गैस है जो कि कुछ यंत्रों के द्वारा जो है उसका उत्पादन होता है। इससे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर O3 लिखते हैं उसको, जो हमें सूर्य की किरणों से बचाता है। सूर्य की कौन सी किरणें? अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे जो किरण होते हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरण होते हैं जो सूर्य से निकलता है, उससे बचाता है हम लोगों को। एक तरह का बोल सकते हैं कि ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है जो सीधा रिफ्लेक्ट कर देता है वापस अल्ट्रावायलेट रे को। तो ओजोन लेयर में क्या हो रहा है कि अभी इसमें डिप्लेशन हो रहा है, इसमें छेद हो रहा है। ये छेद होने का कारण जो है वो कौन है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। बहुत ही हानिकारक हमारे लिए है, हमारे पृथ्वी के लिए है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा यंत्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? वॉशिंग मशीन। क्योंकि एयर कंडीशनर हो, चाहे एसी जिसको बोलते हैं, डिओड्रेंट्स हो जो परफ्यूम्स होते हैं, या जो फ्रिज हो, फ्रिज का मतलब रेफ्रिजरेटर, इन तीनों यंत्रों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण उत्पादन होता है। वॉशिंग मशीन में ऐसा कोई सा भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वॉशिंग मशीन। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स से सवाल था। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस या एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए एनपीपी का तो फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। सबके बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जीएनपी का मतलब भी जान लेते हैं। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी का फुल फॉर्म भी जान लेंगे हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी कोई भी चीज में उसके मूल्य में गिरावट। जैसे कि कोई मशीन लिए हैं या कोई मोबाइल लिए हैं, आज जो है उसका प्राइस जो है 10,000 है, लेकिन आज से 1 साल के बाद उसका वैल्यू जो है 4,000, ठीक है 4,000 हो गया, तो 6,000 का यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो गया। तो इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब किसी वस्तु में उसके मूल्य में गिरावट आ जाने को बोलेंगे डिप्रिसिएशन। तो अब आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि एनपीपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है?
ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, जितना आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र के भीतर जितना भी उत्पादित वस्तु और सेवा है उसका कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं जीएनपी के बारे में है तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? ये टोटल मनी वैल्यू है ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पादित जितना भी उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होगा उसको क्या बोलेंगे? जीएनपी। ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो भी क्या एक तरह का जो भी आपका उत्पादित वस्तु है और सेवा है उसका मनी वैल्यू को ही बोल रहे हैं, और जीडीपी भी मनी वैल्यू, मतलब दोनों देखिए दोनों एक तरह का मनी वैल्यू ही है, दोनों एक तरह का क्या है? मौद्रिक मूल्य ही है। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा हिंदी में, मौद्रिक मूल्य ही है। अंतर क्या है कि जीडीपी में क्या है किसी एक क्षेत्र के लिए होता है और उस क्षेत्र में देखिए जितना भी वस्तु और सेवाओं का जो मनी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है कि इंडिया में मान के चलिए अमेरिका का कंपनी आया, ठीक है, चाइना का कंपनी आया, भारत का भी कंपनी है और बहुत सारे कंपनी जो है। अब यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जितना वस्तु है जितना भी सेवा है उसका जो मनी वैल्यू आ गया मान के चलिए 1 लाख, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे 1 लाख हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 लाख टोटल सभी मिला के। जैसे कि अभी अमेरिका, चाइना, अपना इंडिया, मतलब भारत में ही सारे कंपनी अलग अलग देशों कंपनी आए हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सारा का जो मूल्य है अगर आया 1 लाख तो वो क्या हो गया? जीडीपी। अब मान के चलिए अब इसमें चाइना भी है, भारत भी है, मेरे ही मतलब भारत देश में ही है, अमेरिका भी आया, लेकिन इसमें भारत देश, ठीक है, इसमें सब नहीं, सिर्फ भारत देश के जो नागरिक हैं वो कितना जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं उसका जो मनी वैल्यू होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया इसका मतलब जिस देश के बारे में है उसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा होना चाहिए। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो उस देश में कोई सा भी बाहर का भी अगर कोई आ गया कंपनी और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पैसा लगा देता है, उससे जो वस्तु बनता है उसको सेवा अगर वहाँ पे देता है वो सारा जो मनी वैल्यू होगा वो इंक्लूड होगा, तो उसको बोलेंगे जीडीपी। तो फर्क इतना ही है कि जीडीपी में, ठीक है, उस देश में कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी पैसा जो आ करके जो भी प्रोडक्ट बने, कोई भी सर्विस दे उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि उसी देश के नागरिक द्वारा जो है प्रोडक्ट जो है, जो गुड्स का, जो सर्विसेज का जो होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है। अब एनएनपी क्या है जी? एनएनपी जो क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एनएनपी क्या है, जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाकर जो राष्ट्रीय आय का एक माप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएनपी। तो इसमें क्या बताया रहा है कि एनएनपी बराबर क्या है कि जो हमारा जीएनपी होगा माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास, ठीक है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ऑप्शन की जो है कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड एंड सेंट इन प्रिजन इन, ठीक है, इसका मैं हिंदी अनुवाद करना भूल गया, इसका हिंदी में बताता हूँ। 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, इससे 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को अरेस्ट कर लिया गया और कारावास में, प्रिजन में भेज दिया गया। अब ये कारावास कौन से देश में भेजा गया था ये आपसे पूछा गया है, रंगून, सिंगापुर, लंदन या अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रंगून। चलिए अगले सवाल पे आता है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विरल जनसंख्या क्षेत्र का मतलब जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो। तो इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, जगह है जहाँ पे जनसंख्या कम नहीं है, मतलब जनसंख्या ज्यादा ही है। देखिए अटकामा क्या है? अटकामा देखिए साउथ अमेरिका में एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल, इसको बोलता है अटकामा। ये देखिए इसका पिक्चर है, यहाँ पे घनी आबादी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आता है ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब पोलर रीजन,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखिए इस तरह का यहाँ पे सीन होता है, यहाँ पर भी ज़्यादा आदमी लोग नहीं रहता है। उसके बाद आता है भूमध्य रेखा क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल जोन, ये वाला जोन, इसमें भी ज़्यादा आपको जो है पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा आदमियों का। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगा, ये देखिए साउथ ईस्ट जो एशिया होता है वहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से आपको ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया था कि कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए विरल जनसंख्या तो आपको अटकामा मिलेगा, बहुत ही कम जनसंख्या, भूमध्य रेखा क्षेत्र में भी मिलेगा और ध्रुवीय क्षेत्र में भी विरल जनसंख्या रहेगा। किसमें नहीं रहेगा विरल जनसंख्या, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। जब ये सवाल आया था झारखंड पुलिस कांस्टेबल में तो उस समय के हिसाब से आया था, मैंने इसको चेंज करके अभी के वर्तमान के स्थिति के हिसाब से ऑप्शन में परिवर्तन किया है। तो आपको अभी का बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है अभी। तो सही उत्तर क्या है, ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के ये हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी, 131, 87, 27 या फिर 15। सही उत्तर क्या है, 2023 की भारत की रैंकिंग 131 थी। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जान लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापती है। यह सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह जो सूचकांक होता है वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल से प्रेरित होता है। सूचकांक में प्रत्येक देश को 0 से 100 के पैमाने पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। भारत का रैंक 131 था। रैंक 1 में था सिंगापुर की रैंकिंग आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक 1 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757, 1857, 1764 और 1556। इस सवाल का सही उत्तर क्या है, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में, 1857 में तो आपको पता ही है भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध था और 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी। किसके बीच में, अकबर और हिमू के बीच में। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। 1764 में हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट के थे, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे की संयुक्त सेना के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, वर्सेस किसके बीच में था, हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, ठीक है, ज्वाइंट फोर्सेस के बीच में था, संयुक्त फोर्सेस, संयुक्त बलों के बीच में था। इसमें कौन से मुगल्स थे, मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय है, इसमें आपके अवध हैं, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, इसके अलावा इसमें मीर कासिम भी थे बंगाल के नवाब। तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई, जिसमें विजयी कौन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 में कंपनी की जीत और शाह आलम द्वितीय के आत्मसमर्पण के साथ लड़ाई समाप्त हो गई। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ज्वाइंट फोर्सेस के बीच में, विजयी कौन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1764। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH4, NH2, NH6 या फिर NH44। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, NH44। आप देख सकते हैं मैप में कि यह है भारत का नेशनल हाईवे का नक्शा और इसमें आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है जी, श्रीनगर से लेकर के ये आप देख सकते हैं ये कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। ये श्रीनगर से लेके कहाँ तक जाएगा, कन्याकुमारी। और इसमें पड़ने वाले शहर कौन कौन से हैं जी, जम्मू, पठानकोट, जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, नागपुर, आदिलाबाद, हैदराबाद, कर्नूल, बेंगलुरु, कृष्णागिरी, सलेम, मदुरई और लास्ट में कन्याकुमारी। तो भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे ये है, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या कृष्णा नदी। देखिए भारत में अगर बात करें भारत में कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी उसकी नदी बेसिन है, तो वो है गंगा नदी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव भी हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठने से बहिष्कार कर दिया। उनका डिमांड था कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। तो इस बैठक में केवल सिर्फ 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था और इस सभा के जो अध्यक्ष बने वो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उनको। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मकबरा, मीनार या संग्रहालय? तो देखिए, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये है अजमेर में। ये है अजमेर में और इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इन 1192। ठीक है, 1192 के आसपास में बनाया था और ये एक तरह का क्या है, मस्जिद है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? झारखंड में जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या क्या है जी? तो सही उत्तर क्या है? 14। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय जोहार, जय झारखंड।